पब्लिक सेफ्टी एक्ट में एमएलए महराज मलिक साहब को बुक किया गया है। दिल की बात जुल्करनैन के साथ आपका खैर मकदम है, स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पब्लिक सेफ्टी एक्ट की, थोड़ी सी बैकग्राउंड, और फिर मैं आ जाऊंगा फैक्चुअल पोजीशन के ऊपर और किस तरीके से किसी आदमी को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बुक किया जा सकता है और जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से कितने लोगों को अभी तक बुक किया, इस पर आज चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत ही बर्निंग इशू है। तमाम लोग जानना चाहते हैं कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट है क्या और कब आया। बहुत ही शॉर्ट हिस्ट्री में इसकी आपको बताना चाहता हूं। 1978 में यानी कि 1978 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, दी देन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने पब्लिक सेफ्टी एक्ट बनाया और तोहफे के तौर पे जम्मू कश्मीर की जनता को सौंपा, क्योंकि उस वक्त टिम्बर की स्मगलिंग बड़ी ज्यादा होती थी और उसको रोकने के लिए खास तौर के ऊपर ऑब्जेक्ट ये था कि उसमें लोगों को उस वक्त टिम्बर की स्मगलिंग को रोकने के लिए इस कानून को बनाया गया और फिर इसका फायदा बाकी लोगों को तक भी पहुंचाया गया। यहां तक कि उनके बेटा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को भी पीएसए में बुक होना पड़ा और उनके बेटा यानी कि अभी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को भी 2019 में इसी पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो उनके दादाजी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने बनाया था, जम्मू कश्मीर के लोगों को तोहफा दिया था, उसमें बुक किया गया और 2005 तक डेटा के मुताबिक 16,326 लोगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बुक किया गया और 2005 से लेके 25 तक का आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से 20,000 क्रॉस हो गए होंगे, लेकिन एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है। आज जम्मू कश्मीर में एक सिटिंग एमएलए जो डोडा से आते हैं, महराज मलिक जी, उनको भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बुक किया गया। क्या उनका पब्लिक सेफ्टी एक्ट में यह केस बनता है, नहीं बनता है, या जो उन्होंने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया? बहुत सारे लोग मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि जो कल उन्होंने गाली गलौज की, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल अगेंस्ट डीसी डोडा किया, उसके वजह से उन पर पीएसए लगाया गया। तो मेरी समझ नॉलेज के मुताबिक मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि सिर्फ जो कल का इंसिडेंट है, जो उनकी वार्तालाप है, जो उनकी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, डेरोगेटरी लैंग्वेज है, सिर्फ उसकी बुनियाद पर मैं यह समझता हूं कि पीएसए में उनको बुक नहीं किया जा सकता और ना ही डिप्टी कमिश्नर ने उनको सिर्फ कल के इंसिडेंट के रिगार्डिंग और जो लेटेस्ट एफआईआर उन पर लगी थी, सिर्फ उसकी बुनियाद पर पीएसए नहीं लगाया होगा। अभी मटेरियल आना बाकी है। पीएसए किस तरह लगाया जाता है उस पर भी मैं आपको बताना चाहता हूं। पुलिस के जो सीनियर सुपरिटेंडेंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने मटेरियल कलेक्ट करना होता है कि किसी आदमी के खिलाफ टोटल एफआईआर कितने हैं, उन एफआईआर कितनों में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कितनों में चार्जशीट फाइल हो चुकी है, कितनों में वो शख्स यानी कि डेथ न्यू बरी हो चुका है, कितने केसेस उसके खिलाफ चल रहे हैं, इसको कंसिडरेशन में रखना होता है। क्या ये जो सब्सटेंटिव लॉ है, जो एफआईआर है, चार्जशीट है, क्या ये आदमी इन धाराओं के तहत इन केसेस में बुक होने के बावजूद भी यहां पर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए एक इशू बना हुआ है, या ये मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा है? तो फिर ये तय करना होता है कि इस आदमी को स्पेशल एक्ट, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी एक्ट इज अ स्पेशल एक्ट, उसमें बुक किया जाए। क्योंकि जो सब्सटेंटिव लॉ अवेलेबल है उसमें ये आदमी काबू नहीं हो रहा है, उन धाराओं के तहत उन पर्चे लगने के बावजूद ये आदमी काबू नहीं हो रहा, इसलिए इसको स्पेशल एक्ट में बुक किया जाए। तो मैं समझता हूं, और जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कलेक्ट करना है सारा मटेरियल कंसर्न एसएसपी ने, और डोजियर तैयार करना है। जो डॉक्यूमेंट एसएसपी साहब ने तैयार करना है उसको हम डोजियर कहते हैं। वो डोजियर तैयार करके वो सारी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग एसएसपी केस रिकमेंड करते हैं कंसर्न डिप्टी कमिश्नर को कि इस आदमी को पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बुक किया जाए, क्योंकि इसके खिलाफ ये मटेरियल है, इतने पर्चे हैं, ये कार्रवाई है, तो लिहाजा इस आदमी को फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट
एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर पीएसए में बुक किया जाए, अदरवाइज ये आदमी जो है लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर डिप्टी कमिश्नर साहब ने उस सारे मटेरियल के राइड होने के ऊपर, उसको देखने के ऊपर, उसकी जांच करने के बाद एप्लीकेशन ऑफ माइंड यानी कि अपने दिमाग और सोच के मुताबिक ये देखना है कि वाकया में ये जो रिकमेंडेशन है इसके मुताबिक मुझे इस शख्स को बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये महराज मलिक साहब की ही बात नहीं कर रहा, मैं जनरल आप तमाम लोगों तक इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में आप लोग समझें कि किस तरीके से ये प्रोसीजर चलता है। अगर डिप्टी कमिश्नर साहब सेटिस्फाई हो जाए तो फिर उनको ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन तैयार करने हैं और उसके साथ डिटेंशन ऑर्डर बनाना है और एक कम्युनिकेशन लिखना है उस डेटन्यू को कि हम आपको पीएसए के तहत वाइड ऑर्डर नंबर, डिटेंशन ऑर्डर नंबर डेटेड इतना इतना अंडर दीज ग्राउंड्स आपको बुक कर रहे हैं और अब हम आपको लिबर्टी देते हैं कि आप एक अपनी रिप्रेजेंटेशन दे। अब ये रिप्रेजेंटेशन किसको देनी है? रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपको एडवाइजरी बोर्ड को देनी है जो कि गवर्नमेंट के अंदर अवेलेबल है। तो वो डेटन्यू ऑन बिहाफ ऑफ डेटन्यू, क्योंकि वो जेल में है, उसके फादर, उसके भाई, उसकी वाइफ, ऑन बिहाफ ऑफ डेटन्यू एक रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को देते हैं कि ये जो हमारा डिटेंशन ऑर्डर है ये इन ग्राउंड्स के ऊपर इलीगल है, आर्बिट्रेरली है, अनलॉफुल है, लिहाजा इस आदमी को इस डिटेंशन ऑर्डर को रिव्यू करके इस डिटेंशन ऑर्डर को रिवोक किया जाए, इसको हटा के इस आदमी को रिलीज किया जाए। मोस्ट ऑफ द केसेस यानी कि 99% केसेस में वो रिप्रेजेंटेशन डिसमिस होती है और शख्स को रिलीज नहीं किया जाता, यानी कि जिसको डिटेन किया है अंडर पीएसए उसको रिलीज नहीं किया जाता। फिर जो डेटन्यू है उसके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है? कोई बेल का प्रोविजन पीएसए में नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे जमानत हो जाती है, जमानत हो सकती है, क्या जमानत हो सकती है महराज मलिक की या नहीं? भाई पीएसए के अंदर जमानत का कोई प्रोविजन नहीं है। इसके लिए कोई सेशन कोर्ट, किसी और कोर्ट में आप केस नहीं कर सकते। इसका केस जो जम्मू प्रोविंस के जितने लोग आज तक बुक हुए हैं उनको अपना केस हाई कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जम्मू बेंच में करना पड़ता है, और जो कश्मीर प्रोविंस के 10 डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनको कश्मीर के अंदर कश्मीर हाई कोर्ट बेंच के अंदर केस करना पड़ता है। और जिस पिटीशन को हम कहते हैं हैबियस कॉर्पस पिटीशन, इन शॉर्ट एचसीपी, हाई कोर्ट के अंदर हम डिटेंशन ऑर्डर को चैलेंज करते हैं। कोई भी वकील हो जिसके पास भी केस होगा वो हाई कोर्ट के अंदर इस डिटेंशन ऑर्डर जिसके मुताबिक पीएसए लगाया गया होता है उसको चैलेंज किया जाता है ऑन वेरियस ग्राउंड्स। वो ग्राउंड वकील साहब तय करते हैं उस तमाम मटेरियल्स पर जो डेटन्यू को सप्लाई किया होता है, और वो तय करते हैं कि इसमें क्या इलीगलिटी है, क्या वायलेशन हुई है, कैसे ये इलीगल है। तो वो एक पिटीशन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जम्मू विंग में और इसी तरह कश्मीर के अंदर करते हैं। महराज मलिक साहब का अगर केस चला तो जम्मू हाई कोर्ट में उनको हैबियस कॉर्पस पिटीशन करनी पड़ेगी ऑन दी ग्राउंड्स। जो भी ग्राउंड्स होंगे वो जब मटेरियल सप्लाई होगा तब तय होगा। हाई कोर्ट में ये केस चलेगा। सबसे पहले जब हाई कोर्ट में ये केस लगता है तो नोटिस होगा एसएसपी उधमपुर को, सॉरी एसएसपी डोडा को, क्योंकि एसएसपी डोडा की रिकमेंडेशन पे पीएसए बना है, और नोटिस होगा डीसी डोडा को कि वो कोर्ट में जवाब दें कि आपने ये पीएसए ऑन विच ग्राउंड्स और कैसे लगाया है। जो पिटीशन है पिटिशनर की उसका जवाब देना होगा। जब कोर्ट में रिप्लाई फाइल हो जाता है किसी भी केस में, चाहे वो महराज मलिक का हो या किसी और का भी हो, जब रिप्लाई फाइल हो जाएगा जवाब एसएसपी का भी आ जाएगा, जवाब डीसी साहब का भी आ जाएगा, फिर कोर्ट एक और ऑर्डर करेगा या पहले भी कर सकता है कि आप जो ओरिजिनल डिटेंशन रिकॉर्ड यानी कि जो ओरिजिनल फाइल डिप्टी कमिश्नर साहब ने अपने ऑफिस में रखी हुई है जिसके मुताबिक ये सारा पेपर और सारा रिकॉर्ड तैयार हुआ है, उसको भी इन ओरिजिनल कोर्ट के सामने लाइए। कोर्ट के सामने जो भी तारीख होगी उसमें सरकारी वकील जो कि डिप्टी कमिश्नर डोडा को रिप्रेजेंट करते होंगे, जो कि एसएसपी डोडा को रिकमेंड करते होंगे, ओरिजिनल फाइल कोर्ट में आएगी और कोर्ट उस फाइल को मॉनिटर करने के बाद दोनों पक्षों को सुनेगा, यानी कि डेटन्यू के वकील को भी और डिप्टी कमिश्नर डोडा की तरफ से जो वकील होंगे, एसएसपी डोडा की तरफ से जो वकील होंगे, उनको सुनने के बाद कोर्ट फैसले को रिजर्व करेगा कि अब हम फैसला करेंगे कि डिटेंशन इलीगल है या नहीं है। ये सारा फैसला हाई कोर्ट के उस जज के पास होगा
जो इस केस की फाइनल सुनवाई सुनेंगे और फैसला करके ये तय करेंगे कि डिटेंशन ठीक है या गलत है। अगर गलत होगी तो रिलीज कर देंगे, डिटेंशन ऑर्डर को क्वाश करेंगे, रिस्पेक्टफुली उस आदमी को रिलीज करेंगे और मोस्ट ऑफ द केसेस जहां वायलेशन हुई होती है, इन सम स्पेशल केसेस जहां पीएसए नहीं भी बनता फिर भी बनाया गया है, वहां पर कोर्ट ने उस कंसर्न डिप्टी कमिश्नर या डिटेनिंग अथॉरिटी हो उसको फाइन भी किया है कि आपने फलां केस, ये टोटली इलीगल केस बनाया है, लिहाजा इसमें आपको हम 10,000 रुपए की, 20,000 की, 50,000 रुपए की कास्ट डालते हैं कि आपने इस आदमी को इलीगली डिटेन किया है। दिस इज द प्रोसेस जो फॉलो करना पड़ता है पीएसए के केस में। किसी का भी पीएसए का केस हो, ये सारा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही केस की सुनवाई होती है। और लगभग आप पूछेंगे कि व्हाट इज द टेन्योर, यानी कि कितने टाइम के लिए पीएसए में बंदा अंदर रह सकता है। टाइम जो है वो 1 साल का है, लेकिन 3-3 महीने के बाद एक्सटेंड किया जाता है। पहले 3 महीने, फिर 3 महीने के बाद फिर फर्दर 3 महीने, इसी तरह करते करते अगर टाइमली क्वाश हो जाता है तो कोई आदमी 3 महीने में भी बाहर आ सकता है, 6 में भी आ सकता है, 9 में भी आ सकता है, और कई पिटिशनें साल में भी डिसाइड नहीं होती। ये टोटली डिपेंड करता है कि किस आदमी का केस किस तरीके से चला और उसका मुकद्दर क्या रहा। ये सारी जानकारी जो मैंने आपको आज दी है विद रिगार्ड टू पब्लिक सेफ्टी एक्ट, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का दिया हुआ तोहफा 1978 से लेके 2025 में मौजूद। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में आया। रीऑर्गेनाइजेशन वो एक्ट है जिसमें 2019 5 अगस्त को जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 को हटाया गया, उस वक्त एक नया एक्ट रीऑर्गेनाइजेशन लाया जिसके मुताबिक पूरे सेंटर के ऑलमोस्ट कानून जम्मू कश्मीर में इंपोज किए गए और जम्मू कश्मीर के जो पुराने कानून यहाँ होते थे, जो पुराने क्रिमिनल सिविल लॉ कुछ होते थे, उनको हटाया गया और सेंटर के लॉज यहाँ पर एप्लीकेबल हो गए। लेकिन 5 अगस्त 2019 को भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट जम्मू एंड कश्मीर 1978 को रिपील नहीं किया गया, उसको इन्फोर्स रखा गया। उसको इसी तरह रखा गया जैसे वो 5 अगस्त 2019 से पहले था। आज भी इन्फोर्सेबल है। अब कब तक रहेगा ये तो मैं नहीं आपको बता सकता, उमर अब्दुल्ला साहब बता सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के दादाजी की देन है जिसको आज भी जम्मू कश्मीर के लोग फेस कर रहे हैं। बिल्कुल सिर्फ लीगल पोजीशन मैंने आपको बता दी। ये आप बिल्कुल ना समझें कि महराज मलिक साहब को कल की गाली गलोच, डेरोगेटरी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज और सिंगल एफआईआर की बुनियाद के ऊपर पीएसए लगा होगा। मैं नहीं मान सकता। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरा ये मानना है कि इतनी बात के ऊपर, एक सिटिंग एमएलए के ऊपर पीएसए हरगिज आप नहीं लगाएंगे और ना लगा सकते थे। अब जनता सड़क पर है, उनके लिए नाराबाजी कर रही है। वहीं हमारी सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने भी अपना रोष जतलाया और रोष होना भी चाहिए था। मैंने भी कहा आप जितना मर्जी गुस्सा करते डीसी साहब के ऊपर, आप जितनी मर्जी अपनी बात करते, लेकिन अगर आपने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल ना किया होता, डेरोगेटरी रिमार्क्स पास नहीं किए होते और पर्टिकुलरली अगर उनकी फैमिली के लिए नहीं किए होते तो कितना अच्छा होता। इसलिए कहते हैं जोश में होश को कभी नहीं खोना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि डेमोक्रेसी के अंदर कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। कानून से बढ़कर ना कोई एमएलए ना प्राइम मिनिस्टर। हम हमेशा कानून की बात करते हैं। कानून इस देश का जिंदा रहना चाहिए, उसका मिसयूज भी कोई करे उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।